दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे एक चिट्ठी की, जिस चिट्ठी ने देश भर में खलबली मचाई हुई है। किसने ये लिखी चिट्ठी, किसको लिखी चिट्ठी और क्या है चिट्ठी का मजमून और क्यों इस चिट्ठी से मची है खलबली, बताएंगे संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। और हमारी खबर पर एक तरह से मुहर लग गई। तमाम संपादक, बड़े बड़े पत्रकार, तथाकथित बड़े बड़े पत्रकार ये कह रहे थे कि नहीं, इस्तीफा नहीं देंगे। मैंने कहा था कि 20 जुलाई को ही तय हो गया था कि इस्तीफा होगा, और धर्मेंद्र प्रधान ने जो लेटर सोशल मीडिया पर डाला, अगर लोग उसको पढ़ेंगे गौर से तो बहुत सारी चीजें उनको समझ में आ जाएगी। आज दैनिक भास्कर सहित कई बड़े अखबारों ने भी डाला है कि नहीं, इस्तीफा देना तभी तय हो गया था। लेकिन सवाल यह है कि इसको कितने इतने दिन तक किसने लटकाया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लटकाया? क्या गृह मंत्री अमित शाह ने लटकाया? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत ने लटकाया? और अगर भागवत ने लटकाया तो फिर बोलने के लिए क्यों आ गए? मुरली मनोहर जोशी को किसने बोलने के लिए आगे किया? और बड़ी बात है कि सरकार के बीच में दरार साफ साफ नजर आ रही है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों के बेटे बेटियां, भाजपाइयों के बेटे बेटियां, राज्य सरकारों में जो बीजेपी के मंत्री, एनडीए के मंत्री हैं, उनके बेटे बेटियां सोशल मीडिया पर अपनी बात लिख रहे हैं। बीजेपी में हड़कंप मच गया था। विस्तार से मैंने और शिवजी ने हमने एक चर्चा करी है, दर्शक चाहे तो उसको जाकर देख सकते, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन सरकार में दरार साफ साफ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार कई डायरेक्शन में चल रही थी। कोई एक बातचीत कर रहा था, कोई लाठियां बरसा रहा था, कोई इन युवाओं के खिलाफ एक कैंपेन चला रहा था। कल समझौता हो गया, और समझौता होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, पाकिस्तानी झंडा, पाकिस्तानी एंगल, अलगाववादी एंगल, शाहीन बाग, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो ये सरकार जानबूझकर भ्रम फैला रही है कि सबको कह दिया गया मैं बात करूंगा, तुम बदनाम करना, तुम लट चलाना, या सरकार के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है। ऐसे में एक लेटर आता है, और वो लेटर सीधे जहां लिखा जाता है, वहां जाकर ये लगता है कि सरकार के अंदर उस खाई को चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये बात कही जा रही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिलसिला थम जाएगा? कतई नहीं थमेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो सिलसिला शुरू होगा। क्रिकेट की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए कोई जोड़ी होती है, ओपनिंग बैट्समैन या थर्ड डाउन या फोर्थ डाउन आने वाला, दो बैट्समैन बहुत शानदार रन बनाता है, जैसे हम क्रिकेट की दुनिया में देखते थे सचिन और सौरभ बहुत अच्छा शुरुआत करते थे। ऐसे ही वीरेंद्र सहवाग की भी जोड़ी हुआ करती थी। इन दोनों में से जैसे ही कोई एक आउट होता था, दूसरे पर भी आउट होने का प्रेशर बढ़ जाता था, और कई बार अगर कोई बड़ा प्लेयर आउट हो जाता था, उसके बाद तो टीम में आउट होने की एक तरह से झड़ी लग जाती थी। तो धर्मेंद्र प्रधान खुद नहीं गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ऐसी हालात में बीजेपी को पहुंचा गए हैं जहां वो कह रहे हैं कि मैं तो चला आया, मैं तो डूबूंगा सनम, तुमको भी ले डूबूंगा। अब ये तुमको में कौन कौन शामिल होंगे? बड़ी बात कह रहा हूं। क्या अगला नंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है? जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अमित शाह कैसे छोड़ सकते हैं? वो सरकार और संगठन दोनों चलाते हैं। लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि गुजरात में अगर पार्टी के सामने हार का संकट होगा, तो मोदी तो मुख्यमंत्री बनकर जाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री बनकर फिर किसी एक को जाना पड़ेगा, और वो एक बल्कि दो है दिल्ली में, सीआर पाटिल और अमित शाह। अब सीआर पाटिल को अमित शाह कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो बचते हैं खुद अमित शाह। तो क्या अमित शाह की विदाई की पटकथा तैयार है? और मैं दर्शकों से बिना अब बहुत ज्यादा देर किए मैं सीधे कहूंगा कि भैया, दिल्ली पुलिस ने जो किया, दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? आखिर एक दिन पहले दिल्ली पुलिस का कमिश्नर किसने बदला? गृह मंत्रालय ने बदला। दिल्ली पुलिस किसके अंदर आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दिल्ली चूंकि यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कौन आदेश देता है? एलजी के माध्यम से गृह मंत्रालय देता है, या गृह मंत्री खुद दे देते हैं? तो जो लाठियां चलाई गई, जो पैलेट गन चलाए गए, जो महिलाओं लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या वो ऊपर से आदेश था? ये सवाल हम और आप पूछ रहे थे। शुक्र है कि इस देश में विपक्ष के नेता भी अब जागे हैं, देर से ही सही, लेकिन सवाल पूछा उन्होंने, और ये सवाल पूछ लिया उन्होंने सीधे अमित शाह से। मैं दर्शकों के सामने राहुल गांधी यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता का एक पोस्ट रख देता हूं वंशी जी दर्शकों के सामने। और इस पोस्ट में देखिए, जो राहुल गांधी ने जो लेटर लिखा है 2 पेजों का, अमित शाह को लिखा है, और उस लेटर को उन्होंने शेयर किया है। छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया, ये उन्होंने उस पर लिखा है। यानी मोटे तौर पर ये मान लीजिए, और बड़ी बात यह है कि ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा है। ये अमित शाह को लेटर लिखा गया था कल यानी 25 जुलाई को। जवाब आया नहीं, और जवाब आना भी नहीं था, अमित शाह जवाब क्या देते? अगले दिन उन्होंने इस लेटर को पब्लिक किया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये मर्यादाओं का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। और ये लेटर का पहला पेज जो है राहुल गांधी का,
वो आपके स्क्रीन पर है। और इसके बाद दूसरा पेज भी आपके स्क्रीन पर है। और इस लेटर में उन्होंने सीधे सीधे ये लिख दिया कि जो भी दिल्ली पुलिस ने किया, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, युवाओं पर पैलेट गन चलाना, लाठीचार्ज करना, बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया, इस व्यवहार का आदेश किसने दिया था? जो छात्रों पे लाठियां चलाई गई, उसका आदेश किसने दिया था? जो छात्रों पे अत्याचार किया गया, उसका आदेश किसने दिया था? अब अमित शाह जवाब देंगे तो फंसेंगे, अमित शाह जवाब ना देंगे तो फंसेंगे। 24 घंटे बाद, 24 घंटे अब तो कुछ ही घंटे बाकी है, लोकसभा की कार्रवाई कल शुरू होगी, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। ऐसा लगता है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उत्साहित विपक्षी राजनीतिक दल जो है वो एक बड़ा विकेट गिराने के चक्कर में उतर गए हैं। अब सीधा वार, वो तो कांग्रेस जनता पार्टी ने लक्ष्य छोटा रख लिया था, अगर वो 2-4 और मंत्रियों का रखते तो शायद चौथे या पांचवें दिन धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो जाती। एक ही मंत्री का लक्ष्य रखा था, इसलिए इतना ज्यादा दिन रह गया। अब क्या राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी? सीधे अमित शाह पे वार करो, सीधे अमित शाह से सवाल पूछो, अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने से पहले अमित शाह से सीधा और डायरेक्ट सवाल पूछो कि लाठी चार्ज चलाने का, छात्रों को पिटवाने का, छात्रों पर अटैक करने का आदेश किसने दिया था, या दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपने स्तर पर फैसला कर लिया था? ये बड़ी स्टोरी है और इसका राजनीतिक प्रभाव कह लीजिए या कुप्रभाव कह लीजिए अंशु जी, ये बहुत ज्यादा इस देश पर पड़ने जा रहा है। जी। संतोष जी, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि इस्तीफा होगा, ये काफ़ी पहले आपने ये ट्वीट कर लिया था और ये मैंने देखा था। और जब ज़्यादातर पत्रकार यही बोल रहे थे कि कुछ हो जाए इस्तीफा नहीं होगा, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो जाकर चेक करना चाहिए एक बार संतोष पाठक जी का ट्विटर हैंडल, वहाँ आप ये देख सकते हैं। खैर, बात यहाँ हम राहुल गांधी की इस चिट्ठी की कर रहे हैं, तो इसकी भूमिका केवल आज ही तैयार नहीं हुई जब उन्होंने चिट्ठी लिखी है। बच्चों पर, युवाओं पर जिस तरीके से बेरहमी की गई, केवल दिल्ली जंतर मंतर में नहीं, बिहार में इतनी बेरहमी की गई है। आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर तो राज्य सरकार की पुलिस है, लेकिन निर्देश कहां से जाते हैं ये हर कोई समझ सकता है कि निर्देश सब दिल्ली से ही होकर जाते हैं। और वहां तो मतलब राइफल भी तानी गई और गोलियां भी चलाई गई। यहाँ छर्रे पैलेट गन चली तो वहां पर गोलियां भी चली और बहुत बर्बरता वहां भी छात्रों के साथ हुई। तो देश भर में छात्रों के साथ ये बर्बरता हुई, तो जवाब किससे मांगा जाएगा? गृह मंत्री से ही मांगा जाएगा। ये एक जवाबदेही मांगने का और जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी तय करने का जो ये पूरा एक मामला खड़ा किया राहुल गांधी ने, वो एक बड़ी बात है, जिसे इन बच्चों ने, इन युवाओं ने एक पूरे बड़े आंदोलन के तौर पर जवाबदेही मांगने का आंदोलन बना दिया। क्या लग रहा है आपको, ये जब इस्तीफा हो गया था और उसके बाद वहां पर जब युवा खुश थे, जश्न मना रहे थे, उस दरमियान भी जंतर मंतर पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़े हैं छात्रों के ऊपर, उनके साथ बेरहमी की है। ऐसा क्यों किया गया? ये तो भाई अमित शाह की पुलिस और वही लोग बता सकते हैं। और बच्चों ने इस पॉइंट को छोड़ा नहीं है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जितने भी छात्रों के खिलाफ एफआईआर और मुकदमे हुए हैं देश भर में, उन्हें वापस लिया जाए और जो अकाउंटेबल हैं इसके लिए पुलिस कर्मी, उन पर कार्रवाई की जाए। और जब राहुल गांधी ने नेहा बोरा को और दूसरे छात्रों को अपने यहाँ बुलाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस बच्चे को भी दिखाया था जिसके पूरी पैलेट गन लगी हुई थी और जिसकी एक आंख भी जा सकती थी, तो वहीं से यह तय हो गया था कि अमित शाह को इस बर्बरता की जवाबदेही लेनी होगी। छात्र भी मांग रहे हैं और राहुल गांधी संसद में इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। क्या लग रहा है, दोनों तरफ से घेरा जा रहा है, क्योंकि कॉकरोच भी कह रहे हैं कि ये बात तो हम जरूर कहेंगे कि अमित शाह की पुलिस ने आखिर बच्चों को इतना क्यों पीटा, इतना क्यों मारा, इतना अत्याचार क्यों किया? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही किया, सही कहा। विपक्ष कम से कम अब तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, बहुत पहले करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ और निर्दोष पर्यटकों को मारा गया, उसी समय गृह मंत्री की जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। उसी समय मैंने कहा था जम्मू कश्मीर की पुलिस उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के थ्रू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है, तो या तो मनोज सिन्हा को जाना चाहिए था या अमित शाह को जाना चाहिए था। मनोज सिन्हा ने कई दिनों बाद कहा कि हाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पद उन्होंने नहीं छोड़ा, तो पता नहीं जिम्मेदारी कैसे बनती। दिल्ली के लाल किले में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें भी अमित शाह को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि सुबह हरियाणा में बरामदगी हुई थी आरडीएक्स की और तमाम जगह अलर्ट होना था। उस अलर्ट होने के बाद भी वो आरडीएक्स लेकर लाल किले तक कैसे पहुंचे, वो एक बड़ी बात थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराते, तिरंगा फहराते हर 15 अगस्त को, उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर लाल किले पर बम धमाका हुआ। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर अगर मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ गृह मंत्रियों की अगर आप तुलना कर ले तो शायद अमित शाह
टॉप 3 टॉप 4 गृह मंत्रियों में आएंगे जो विफल रहे, जो असफल रहे, तो उनके इस्तीफे की मांग उसी समय उठनी चाहिए थी और जोरदार तरीके से उठनी चाहिए थी। खैर, हमारे युवाओं ने कम से कम विपक्ष को जगा दिया है, इतना तो मान लीजिए कि अब उनको समझ में आ रहा है। पहले भरोसा नहीं होता था उनको, यार इस सरकार में कोई मंत्री इस्तीफा दे सकता है क्या? उनको अपने अंदर से भरोसा नहीं होता था, अब उनको अंदर से भरोसा हो गया है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब उनको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। राहुल गांधी ने जो पत्र लिखा, एक के बाद एक उन्होंने कई पोस्ट किए हैं, सब हम नहीं दिखा रहे, मोटे तौर पर बता देता हूं। कांग्रेस ने भी उसको रिपोस्ट किया है, कई तरह की चीजें लिखी है। अमित शाह को जो राहुल गांधी ने पत्र लिखा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह को जो राहुल गांधी ने पत्र लिखा है, देश की सरकार और भारत सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले अमित शाह को राहुल गांधी ने जो पत्र लिखा है, उसमें 2 सवाल प्रमुखता से पूछे। पहला, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर आपने नहीं दिया, यानी अमित शाह से कह रहे हैं, अगर आपने नहीं दिया तो फिर किसने दिया? और ये सवाल वाजिब है। लाठीचार्ज चलाने का आदेश किसने दिया? आंसू गैस के गोले छोड़ने का आदेश किसने दिया? पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? पैलेट गन तो दिल्ली में इससे पहले कभी प्रदर्शनकारियों पर नहीं चलाया गया था, ये चलाने का आदेश किसने दिया? और दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा कि जो सामान्य कपड़ों में जो लोग आए थे, जो गुंडों की तरह छात्र छात्राओं को पीट रहे थे, जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, जो पुलिस की वर्दी नहीं पहने हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई, कान में वो, मतलब शक्ल से ही गुंडे नजर आ रहे थे वो, उन लोगों ने भी लाठीचार्ज किया। वे पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स, यानी किसी संगठन से जुड़े लोग थे या वो पुलिस वाले थे? उनकी तैनाती किसने की? ये फैसला किसने किया? राहुल ने यह भी कहा कि स्टूडेंट से, छात्र छात्राओं से बात करने की बजाय सुरक्षा बलों ने उन्हें पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कईयों के निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। ये एक बड़ा सवाल है। जो वीडियो आया, जो लड़की के साथ, एक एसएचओ रैंक का बताया जा रहा है, वो सामान्य पुलिसकर्मी, सिपाही, हवलदार नहीं है, दरोगा नहीं है, एसएचओ है वो। अगर एसएचओ लेवल का व्यक्ति ये करे, एक बड़ा अधिकारी अगर एक लड़की को थप्पड़ मारता हुआ नजर आए, तो माफ कीजिएगा अंशु जी, दिल्ली पुलिस को शायद मैं कह रहा हूं साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देने की जरूरत है। मानसिक रूप से अवसादग्रस्त है, बीमार हो गए हैं मानसिक रूप से ये अधिकारी, इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। इनको दोबारा से बताने की जरूरत है कि पुलिस का काम वो नहीं होता है जो आपने प्रदर्शन के दौरान किया। इन सबके घर में बेटियां हैं, इन सबके घर में बहू, पत्नी भी है, जाहिर सी बात है बहुतों ने कहा भी होगा इनको। लेकिन अब दिल्ली पुलिस को मुझे लगता है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की फिर से जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस है, इतनी बदनामी तो ना कराइए। पूरे दुनिया के अखबारों में ये खबरें छपी हैं अंशु जी, पूरी दुनिया के अखबारों में। क्या कहेंगे हम दुनिया के पर्यटकों को बुलाते हैं, आइए भारत, अतिथि देवो भव। जब उनको ये लगेगा कि देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस ऐसा करती है, तो भाई पूरे भारत में आप कहां घूम पाओगे? ये सवाल भारत की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का, ये बिल्कुल सही सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि 19 साल के छात्र साहिल लोचब की एक आंख चली गई, कौन जिम्मेदार है? गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया राहुल गांधी का यह पत्र भाजपाइयों के गले की हड्डी बनेगा। और कल जब संसद की कार्रवाई, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी इसको पुरजोर तरीके से उठाए, क्योंकि अब चर्चा करा के भी क्या हासिल कर लो? चर्चा में तो वही होगा जो जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी, कांग्रेस के टाइम में इतने लीक हुए, आम आदमी पार्टी के पंजाब में इतने लीक हुए, इंडिया गठबंधन की पार्टी में, अरे वो सब गड़बड़ झाला थे, तभी तो जनता ने आपको चुना। जनता ने क्यों कांग्रेस को सत्ता से बाहर बिठाया? क्यों? क्योंकि उनको आप पर भरोसा था। बहुत हुई महंगाई की मार, महिलाओं की सुरक्षा, 40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरेगा नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, अमेरिका हो या चाइना भारत के हितों की बात करेंगे, और पता नहीं किस तरह के वादे किए थे। एक वादा यह भी था कि बड़ा अच्छा एक कमेटी बनाई थी उस समय, चूंकि मैं बीजेपी कवर करता था, यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में, कहा गया बीजेपी की सरकार आने के बाद इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा, हम ऐसा फॉर्मूला लेकर आएंगे। ऐसे फॉर्मूले बहुत सारे गडकरी भी लेकर आए थे, गजब गजब से फॉर्मूले लेकर आए थे। अब ये जो दिखा रहे थे, इन सब का सच निकलकर सामने आ गया है। विपक्षी दलों को सदन के अंदर, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर जो है, अब अमित शाह की जिम्मेदारी तय करने की बात करनी चाहिए। कल लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जवाब तो सबको देना ही होगा, और अब केवल वहां से भाग कर या जिसे कहा जाए ना कि अनर्गल बचाव करके काम नहीं चलेगा। एक जो बड़ा मुद्दा रहा यहाँ पर, इस प्रोटेस्ट में लड़कियों, बच्चियों, महिलाओं के साथ भी बहुत एट्रोसिटीज हुई हैं।
और बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है। उनके निजी अंगों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, डंडे को किस तरीके से चलाया जा रहा था, ये बहुत से वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं। ये तो भई हर के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट का ज़माना है, तो इसलिए इतने वीडियो साक्ष्य हैं जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि लड़कियों और बच्चियों के साथ किस तरीके का अत्याचार हुआ है। ये उस सरकार के द्वारा हो रहा है जो कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन इस पे विश्वास तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि इनके आधे से ज़्यादा तो खुद इनके नेता हैं, वो महिला उत्पीड़न के आरोपों में वो घिरे हुए होते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है। और जब लेकिन कई बार सोचने पे ये भी आता है कि जवाबदेही तो हर इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए, केवल मंत्रियों की या इनकी नहीं। आज जो दौर चल रहा है कि जब भाई सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आप ये वीडियोस देखिए कि छात्रों पर कैसे एट्रोसिटीज, कैसे अत्याचार हुए हैं, तो सीजीआई कहते हैं इतना टाइम नहीं है वीडियो देखने का। लेकिन बाद में उन्होंने ये खेद प्रकट किया जब लगा कि नहीं, ये बहुत संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। यानी आप ये साक्ष्य तो देखिए, जो जब सामने साक्ष्य है कि इस तरीके का बुरा बर्ताव हुआ है, और फिर अगर आप जवाबदेही नहीं लेते हैं, फिर आप किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो सवाल पूछा जाएगा। किया ना जेनजी ने, आपसे जवाबदेही तय कर ली, आपको उस जगह वो ले आए कि इस्तीफा देना ही पड़ा, जो आप घमंड से कहते थे कि इस्तीफा नहीं देंगे। राहुल गांधी और विपक्ष भी अब इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल बड़ी बात है कि जो गृह मंत्रालय है, जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनकी एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। ये तो भाई सोनम वांगचुक भी कह रहे थे जब वो अस्पताल से बाहर निकल रहे थे कि पुलिस वालों ने मुझे यहाँ अरेस्ट करके रखा हुआ है। बहुत सारी चीजें हुई हैं। उनकी अलग बात हो सकती है कि वो अपने आप को शायद जो उनके ऊपर छींटे आ रहे हों उससे कुछ इतर बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बात ये वही है कि आप युवाओं बच्चों पर लाठियां डंडे बरसाएंगे, लड़कियों के निजी अंगों पर पुलिस वाले प्रहार करेंगे, बदतमीजी की जाएगी, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे और वीडियो साक्ष्य उपलब्ध है, तो क्या आपको जवाब नहीं देना होगा? कल क्या लग रहा है कि संसद में क्या रहने वाला है, क्योंकि एक मोरल डाउन है इस सरकार का। बार बार यही बात आ रही है कि अब कौन, धर्मेंद्र प्रधान के बाद कौन, अमित शाह। ये बात बिल्कुल अभी सोशल मीडिया और सब तरीके से तरफ चल रही है कि गुस्सा उनकी तरफ भी बहुत ज्यादा है जो अत्याचार किया है। तो कल क्या रहेगा? सरकार इस पर डिफेंसिव रहेगी कि ऑफेंसिव रहेगी? क्या जवाब देगी या नहीं देगी? क्या कुछ रह सकता है? कल एक बड़ा दिन होगा संसद में। देखिए अंशु जी, निश्चित तौर पर कल हमें देखना पड़ेगा। अभी तक के माहौल में मैं बता दूं कि सरकार ये डिफेंसिव होती नहीं है। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम लोग लिख रहे हैं कि प्रधान जी आपने तो बिल्कुल छप्पड़ तोड़ काम कर दिया, महान काम कर दिया और पता नहीं क्या क्या काम कर दिया, ये तमाम चीजें बताई दी जा रही है। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो जिला पास गए थे वहां से भी पोस्ट करवा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, तो वो एग्रेसिव तो रहेगी, आक्रामक तो रहेगी, लेकिन अब वो जितना ज्यादा आक्रामक होगी उतना ही ज्यादा युवाओं के गुस्से को बढ़ाएगी। ये आप बात मान कर चल लीजिए, ये चीजें निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। एक बात मैं सीधी तौर पर यहाँ कहना चाहूंगा, ये विपक्ष को भी समझना चाहिए, कांग्रेस जनता पार्टी को भी समझना चाहिए। ये कह रहे हैं एनटीए का पुनर्गठन होना चाहिए, एनटीए को समाप्त होना चाहिए अंशु जी, कोई पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी एजेंसी जो आरटीआई के दायरे से बाहर हो, जो संसद के कानून की परिधि से बाहर हो, जिसकी कोई जिम्मेदारी ना हो, जिसमें ठेके वाले लोग ज्यादा हो, जिसमें आरएसएस के सिफारिशी लोग ज्यादा हो, ऐसे हर संस्था को खत्म हो जाना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट की बात हो या एनटीए की बात हो। एक बात आप देख लीजिए, एनटीए को अपने सोसाइटी एक्ट की तरह बनाया, जो इस देश के करोड़ों बच्चों का भाग्य तय करेगा वो सोसाइटी एक्ट की तरह बनेगा। वो ये अब थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं कहूंगा कि ये एग्जाम की जिम्मेदारी सीबीएसई को ही देनी चाहिए। स्टाफ कम है तो आप ठेके पे भर्तियां मत कीजिए, सरकारी नौकरियां निकाल के युवाओं की भर्तियां कीजिए। और क्यों, जरा मैं बता देता हूं, सीबीएसई का इतिहास 105 साल पुराना है अंशु जी, 105 साल पुराना। 1921 में इसकी जड़ें हैं और 1921 में द यूनाइटेड प्रोविंसेस बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन का सेटअप किया गया था। 1929 में, ये ब्रिटिश काल की बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सेटअप द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना कवरिंग अजमेर सेंट्रल इंडिया एंड ग्वालियर। और जब देश आजाद हुआ तो 1952 में जो पहली सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, द बोर्ड वाज रीनेम्ड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये नाम आजाद भारत की पहली सरकार ने दिया था। 1962 में इस बोर्ड को रिकंस्टिट्यूट किया गया और उसके बाद इसको देश भर में जो है
स्टूडेंट नेशन वाइड स्पेशली चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये देश भर में इसको लागू कर दिया गया। फिर कई तरह के बदलाव, ये चीजें होती रही। सीबीएसई पर कभी आरोप उठे, एक दो बार, तीन चार बार उठे होंगे, उसमें से भी ज्यादा बार तो ये वाजपेयी की सरकार में ही उठे हैं ये तमाम। तो आप सीबीएसई जैसी संस्था को मजबूत कीजिए, ये एग्जाम कराने का दायित्व उनको दीजिए। विश्वविद्यालयों के लेवल पर जैसे सीयूटी का एग्जाम है, 12th लेवल पर एडमिशन का जो भी एग्जाम होता है, क्योंकि 10th और 12th का एग्जाम सीबीएसई लेता है, और 12th लेवल पर जो भी, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, पहले सीबीएसई को दायित्व दिया गया था। आप सीबीएसई को दायित्व दीजिए, उनकी मैन पावर बढ़ाइए, क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो आरटीआई के अंदर आते हैं, वो जवाबदेह है, उनके अधिकारी जवाबदेह है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, वो डरेंगे क्योंकि उनकी पेंशन की फाइल बनेगी, तमाम चीजें होगी। और अगर उससे ऊपर आपको जाना है, जैसे मान लीजिए कि आप नीट पीजी की करते हैं, तो दे दीजिए यूजीसी की। आप सीयूटी का एग्जाम, हालांकि वो भी सीबीएसई के पास ही होना चाहिए, लेकिन सीबीएसई और यूजीसी में आप तय करके दीजिए। एनसीईआरटी तो वो भी लगातार उनका काम विचारों का किताब छापना, छाप नहीं पा रहे टाइमली, हर सेशन की वही दिक्कत है। इन सभी संस्थाओं को, चाहे वो सीबीएसई हो, यूजीसी हो, एनसीईआरटी हो, इनको स्ट्रेंथन कीजिए। कोई नई संस्था मत बनाइए जहां आरएसएस का फरमान आ जाए कि इस चीज को शामिल करो, इस चीज को शामिल करो, तो आप उसको शामिल करते रहे। विपक्ष को मुझे लगता है, और कॉकरोच जनता पार्टी को, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि हम एक बार बाहर आ जाते तो, एक बार कॉकरोच अगर अंदर घुस जाता है तो निकलता नहीं है, घुसे रहना चाहिए उनको। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा हम शिक्षा में सुधार के लिए काम करेंगे, तो सबसे पहले एनटीए को खत्म करवाइए, ये तमाम जिम्मेदारी सीबीएसई, यूजीसी और एनसीईआरटी को पाक साफ करवाइए। इस देश के विश्वविद्यालयों में जहां जहां वीसी और प्रोफेसर जो संघी बैकग्राउंड के बने हैं, उनको कहिए कि वो अपने बैकग्राउंड का खुलासा करे, अगर वाकई शिक्षा के क्षेत्र में ये सुधार करना चाहते हैं तो। क्योंकि आरएसएस को दो जिम्मेदारी मिली थी, एक तो राम मंदिर का, हमें और आपको पता ही है, दूसरा उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का क्या हाल कर दिया है। तो भैया इनके पूरे आभा मंडल पे या इनके गैंग पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जी, बिल्कुल संतोष जी। और अब जो ये नया शिक्षा मंत्री लाए हैं, उनको भी लेकर तरह-तरह की बात हो रही है कि मतलब कई तो लोग कह रहे हैं कि तो पहले वाले ही इनसे बेहतर थे, कि जिस तरीके का उनका प्रभामंडल बताया जा रहा है। लेकिन खैर बात यहाँ पर ये है कि जो इलाज जहां करना है जड़ से, ये उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। एनटीए जैसी संस्था जो बार-बार फेल हुई है, उसको ही इस परीक्षा से हटा दिया जाना चाहिए। 47 ऑफिशियल तो इन्होंने हटाए हैं, पर इससे केवल काम नहीं चलेगा। एक कानून लाने की भी बात हो रही है कि भाई जो इस तरीके के पेपर लीक करेगा तो 10 साल की सजा और 10 करोड़ के पता नहीं 2 करोड़ कितने का जुर्माना। लेकिन मेरी बहुत से कानूनविदों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का कानून ये ठहरेगा नहीं, और ये जो परेशानी है या ये जो समस्या है उसके समाधान के लिए ये कानून उस तरीके से कारगर नहीं है। काफी इसमें झोल और लूप होल होंगे। अगर सरकार इसको लाती है तो इस पर फिर विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि इससे मतलब पेपर लीक नहीं रुकने वाला। अगर पेपर लीक वहां एनटीए के उससे शीर्ष स्तर पे हो रहा है, तो उस संस्था के लिए ही आपको कुछ करना है, जैसे आपने बताया। तो ये तमाम सवाल हैं। कानून लाकर, केवल कानून तो बहुत ही बनाए गए हैं, तो केवल धूल झोंकने का काम ना हो। शिक्षा में आधारभूत सुधार हो, रिफॉर्म्स हो, और ये जो कहा जाए कि संघ के क्लच में फंसी हुई है जो शिक्षा, उससे निकालकर और सही मायनों में शिक्षाविदों को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए। ये सभी बड़े सवाल हैं। तो आज की चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये बात एक चीज जोड़ूंगा, एक तो बात हुई कि 47 अधिकारियों को निकालना, वो गलत खबर प्लांट, झूठ बोला जी। था। अच्छा, वो 47 अधिकारी नहीं थे। अधिकारी तो वो होते हैं ना जो सरकारी सिस्टम पास करके सरकारी संस्था में जाए। जी, ये तो ठेके पर रखे गए सिफारिशी लोग थे। ओके, अच्छा, ठेके पर अच्छा। रखे गए सिफारिशी लोग थे। इन 47 लोगों के नाम अगर ऑफिशियली जारी हो जाए तो पता लग जाएगा कि कौन कौन से लोग नागपुर कनेक्शन से आए थे। तो ये जानबूझकर धूल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एनटीए अपने हाँ, आप में धोखे वाली संस्था है। एनटीए को एडजस्ट करना ही नहीं चाहिए। एक दूसरी बात जो लगातार उठ रही है कि 10 साल की सजा, इतना जुर्माना। अभी बिहार में एक बाइज्जत सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। जज सजा किसके आधार पर देगी? जब जांच एजेंसी रिपोर्ट रखेगी तब। जब फ्री एंड फेयर जांच ही नहीं होगी, अगर जो पहली बार ये जांच बिहार में घोटाला हुआ, कई जगह निकलकर सामने आया, अगर धर्मेंद्र प्रधान इनकी जांचों को ना रोकते, फ्री एंड फेयर ट्रायल कराने की बजाय उनका फोकस ये था मीडिया में खबर नहीं जानी चाहिए। अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल करा के जो अभी वर्तमान कानून है उसी में इनको सजा मिल जाती 60 दिन के अंदर या 100 दिन के अंदर, तो शायद ये चीजें रुक जाती। इसलिए हम नया कानून ला देंगे। ये कह रहे हैं कि पुराने कानूनों को हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो भी नई समस्या दिखती है उसमें नया कानून ला देते हैं। जनगण मन नया कानून, वंदे मातरम नया कानून,
पेपर लीक, नया कानून, फिर भी पेपर लीक हो रहा है तो फिर से नया कानून। ये पता नहीं कल को हो सकता है कि भारतीय लोग सांस ले उसके लिए भी नया कानून ला देंगे, कितना सांस लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। हर चीज का जवाब कानून नहीं होता, आप कितने प्रभावी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी होता जी है। और उसमें इनकी नीति में जो गलत है वो तो है ही, इनकी नीयत उससे भी ज्यादा गलत, और उस वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। जी, बिल्कुल। जब तक नीति और नियत दोनों में सुधार नहीं होगा, तब तक इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में हम सुधार नहीं देख सकते और ये एक लंबी लड़ाई है। जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी के मैं सुन रही थी, प्रवक्ताओं का कहना था कि अभी तो सिर्फ एक बैटल जीती है, वॉर अभी बाकी है और कभी भी कोई भी इस तरह की कोई दोबारा बात होगी तो हम फिर निकल कर बाहर आएँगे। अभी हम कुछ समय के लिए अपने बैरक में जा रहे हैं, लेकिन हमने इस युद्ध को छोड़ा नहीं है। तो ये बड़ी बात है। दर्शकों, आपको ये आज की चर्चा कैसी लगी और इस खबर में आपको अपने लिए कुछ काम की खबर मिली है तो हमें जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा और आप क्या चाहते हैं, शिक्षा में सुधार किस तरह का होना चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताइए और हम अपनी निर्भीक पत्रकारिता आप लोगों के लिए जारी रख सके इसके लिए हमें सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए सब्सक्राइब। ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।